हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट में। आज की क्लास में जहां हमने पिछली क्लास में सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 1 क्लियर किया था, आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट की सेकंड क्लास को पढ़ेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन्हें समझने का, बेहतर तरीके से लर्न करने का उन्हें हम प्रयास करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला पॉइंट, आपका जो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो प्रोविज़न है, जो रिलेटेड क्या है, आपके जो प्रावधान हैं, वो भारतीय संविधान के भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 के बीच पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यह आर्टिकल 124 क्लोज 1 में पाया जाता है। संसद जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेगी, यह आपका आर्टिकल 124 क्लोज 1 में पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, आपका आर्टिकल 124 क्लोज 2 में पाया जाता है, यानी कि कॉलेजियम प्रणाली के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। आपका आर्टिकल 124 क्लोज 2 में पाया जाता है। आर्टिकल 124 क्लोज 3 में जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है वो पाई जाती हैं। और आर्टिकल 124 क्लोज 4 में आपका पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें हटाया कैसे जाएगा, उनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 124 क्लोज 4 में पाई जाती है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करेंगे आर्टिकल 125 से। तो पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 125, और आर्टिकल 125 में जो प्रावधान दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 125 में दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन भत्ते पेंशन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 125 में पाए जाते हैं। और ये जो वेतन भत्ते पेंशन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, ये संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 266 क्लोज 1 में पाया जाता है, उस पर क्या है, भारित व्यय होते हैं आपके वेतन भत्ते पेंशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 126, तो आर्टिकल 126 कहता है सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक सीजीआई की नियुक्ति, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यह आपका आर्टिकल 126 में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद में पाई जाती है, तो आपका आर्टिकल 126 में पाई जाती है। और कार्यवाहक न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और किन परिस्थिति में करता है, जब पद रिक्त हो, या फिर वो क्या है, आपके छुट्टी आदि पे क्या है, गए हुए हों आपके मुख्य न्यायाधीश साहब, या अपना कार्य करने के लिए असमर्थ हो, तो क्या है, आपका मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की क्या है, नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 126 के तहत। इससे बाद में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 कहता है सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो सुप्रीम कोर्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट का क्या है, आपका सेशन चल रहा होता है, और उस दौरान जब क्या है, गणपूर्ति पूरी ना हो, क्या है, गणपूर्ति या कोरम, यानी कि एक न्यूनतम संख्या होती है सेशन चलाने के लिए किसी भी, जैसे संसद में गणपूर्ति 1/10 है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, जब सेशन चल रहा होता है और एक न्यूनतम संख्या नहीं होती, यानी कि गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं होता, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ये तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट के होते हैं। आपके जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, तो उन्हीं न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति पूरी ना होने पर तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या है, नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर। फिर एक बार समझिए, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर गणपूर्ति पूरी ना होने पर नियुक्त किया जाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर, सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अगर मैं आर्टिकल 128 करूं तो गणपूर्ति पूरी ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में जो सेवानिवृत्त, देखिए यहां पर तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हैं, और ये तदर्थ न्यायाधीश क्या हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, वही तदर्थ न्यायाधीश बन सकता है। लेकिन यहां सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को क्या है, नियुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर। तो यहां पर अगर समझे तो वेतन भत्ते पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जजों के आर्टिकल 125, आर्टिकल 125
126 सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है कौन करता है? राष्ट्रपति साहब करते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो क्या है आपके सुप्रीम कोर्ट में होती है कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर। किन परिस्थितियों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी? जब गणपूर्ति पूरी ना हो। तदर्थ न्यायाधीश बनने की योग्यता हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए, हाई कोर्ट में जज होना चाहिए। और आर्टिकल 128 बताता है गणपूर्ति पूरी ना हो जब, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जो क्या है रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। और आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय से क्या तात्पर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हैं उन्हें एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि जब आपके हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुना रहे हों, निर्णय दे रहे हों, जजमेंट दे रहे हों, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार मानकर दें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। इससे क्या तात्पर्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जितने भी जजमेंट देगा उन्हें क्या है रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा, ताकि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फैसले सुनाएं, अपने जजमेंट दें, तो सुप्रीम कोर्ट के जो क्या है जजमेंट है उन्हें आधार मान कर दें, ठीक है ना, आधार मान कर दें। और आप सभी को पता होगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के क्या है सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है। तो उन अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट का होता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्या है वो आधार मानकर अपने निर्णयों को क्या है सुनाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और आर्टिकल 131 आरंभिक और मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि ऐसे विषय, ऐसे मामले जिन पर सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। किसको है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। और ऐसे कौन कौन से मामले हैं? केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद होता है, के राज्य के मध्य कोई विवाद होता है। देखिए पहला केंद्र और राज्य के मध्य विवाद, तो क्या है सिर्फ कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। राज्य के मध्य विवाद कहां सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। और अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला है, कोई विवाद है, वो भी सिर्फ कहां सुना जाता है? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। तो आर्टिकल 131 में ऐसे मामले आते हैं, ऐसा आरंभिक क्षेत्राधिकार है जो सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या है सुने जाते हैं। और ऐसे मामले कौन से हैं? केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद होता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। राज्य के मध्य कोई विवाद होता है या बहुत सारे राज्य केंद्र के मध्य विवाद होता है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ही क्या है आपका यदि कोई चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति साहब का जो चुनाव होता है उससे संबंधित कोई मामला उठता है, उससे संबंधित कोई वाद उठता है तो वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आपका सुना जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 131 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। तो यदि हम बात करें तो ये हमारा क्या था सेकंड वीडियो थी, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको क्या है सुप्रीम कोर्ट को समझाने का प्रयास किया है। मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय न्यायपालिका है वो सरकार का क्या है तीसरा अंग है। और यदि मैं बात करूं तो क्या है इस न्यायपालिका जो चैप्टर पूरा आपका जो यूनिट है इसे खत्म करने में कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्लास लगती हैं। तो आज हमारी दूसरी क्लास थी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।